तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का और नमस्कार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर। तो जो भी लोग बीए सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री को माइनर पेपर के रूप में रखा है, उन सभी के लिए यह पेपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह पिछले साल 23-27 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको माइनर पेपर के बारे में बताता हूँ इतिहास। तो सबसे पहले अभी जिसको हम लोग माइनर पेपर बोलते हैं, शॉर्ट में एमएन पेपर, इसको जो है पहले सब्सिडरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सब्सिडरी पेपर। ठीक है, साइड पेपर जिसको बोला जाता था। फिर बाद में इसका नाम हो गया जेनरिक पेपर, जी पेपर जिसको बोला गया। ठीक है, जेनरिक पेपर। और फिर वर्तमान में इसका नाम हो गया है माइनर पेपर। क्या नाम हो गया है? माइनर पेपर। तो नाम भी बदलता है समय के साथ। ठीक है, पहले बोलते थे, क्या बोलते थे? ठीक है, ये बोलते थे। फिर बाद में बोलने लगे हम लोग जी और एफ लगा दिए। तो समय के साथ सब कुछ नाम में भी बदलाव होता है ना। चलिए, हर फील्ड में। तो यह माइनर पेपर जो है, यह किस किस यूनिवर्सिटी के काम में देगा? उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के 650 तक का इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, 650 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास। ठीक है, और इंग्लिश में बोलें तो फ्रॉम अर्ली टाइम टू 650 AD। ठीक है, यहाँ तक का इतिहास पूछा जाता है, तो आपको काम देगा। खास करके मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता रहा हूँ। SKMU, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, BBMKU। ठीक है, इन यूनिवर्सिटियों में आपका काम देगा। इसके अलावा भी जहाँ पर भी ये टॉपिक पढ़ने को है कि इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास शुरुआत से लेकर के 650 तक का, तो आपको वहाँ काम देगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पिछले साल 2024 का पेपर है ये, 23-27 सेशन में पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था उसमें। ठीक है, तो देखिए टाइमिंग जो है 3 आवर मिलता है, फुल मार्क्स 75 और पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है। ओके बॉस, और आप लोग एगो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप लोग का अनुभव हो गया होगा किस टाइप से लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले आता है, और इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन है? देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? विच वाज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया? तो देखिए मेहरगढ़, अगर आपने नाम सुना है, मेहरगढ़। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ उस स्थल का नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाइएगा, आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन है। फिर है मोहनजोदाड़ो में सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन कार्य किसने शुरू किया? अगर पूछे हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा का खोज किया है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज की है राखलदास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो ने राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में, और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, चलिए इतना याद कीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा इसका पहला स्थान था जिसको खोजा गया था 1921 में, रेल बिछाने के क्रम में, रेल की पटरी बिछाने के क्रम में। सी नंबर है हमारा, ऋग्वेद के समकालीन ईरानी ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए ईरान में एक जेंदा अवेस्ता नाम से ग्रंथ चलता है। ठीक है, अवेस्ता केवल लिखिए, अवेस्ता। ये ग्रंथ जो है ऋग्वेद के टाइम, जब हमारे यहाँ पे ऋग्वेद बना वैदिक पीरियड में, उस टाइम पे ये अवेस्ता बना था। ठीक है, जेंदा अवेस्ता कहा जाता है, ईरानियों का ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डी नंबर, इसमें पूछा गया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिसको हम लोग अंतिम तीर्थंकर भी बोलते हैं, वे थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर, वीरों में वीर, महावीर स्वामी। हालांकि बजरंगबली का नाम महावीर है। ठीक है, तो महावीर यहाँ पर भी नाम आया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महावीर हो गए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि
बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा बुद्ध ने, जिसका वर्तमान वास्तविक नाम क्या था गौतम बुद्ध का? तो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोधि वृक्ष, जिसको पीपल का वृक्ष बोलते हैं, बोध गया में। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, कितना लिखाऊंगा यार ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर कीजिएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन आएगा वेदों की संख्या कितनी है? 4। आपको मालूम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। अगर पूछे किस वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद। 1 मिनट यार, लाइन कट गया रे भाई। अभी मालूम है कितना बज रहा है? 10 बजने को है रात को, और आप लोगों का एग्ज़ाम है इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लोड ना हो जाए यार कल, क्योंकि कल फिर मुझे देना है क्वेश्चन आंसर। आज क्वेश्चन आंसर पेपर दे रहा हूँ, कल क्वेश्चन विद आंसर दूंगा। ठीक है, आज क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना, कल क्वेश्चन आंसर दूंगा लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो देखिए वैनसांग जो है चीन का यात्री था, चीनी यात्री वैनसांग। कहाँ का था? चीन का। और यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन। और चीनी यात्री वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछे यूनानी यात्री मेगास्थनीज, क्या पूछे? यूनानी यात्री मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो है यह आया था क्या नाम था यार? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और उन्होंने आकर के यहाँ पे एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था इंडिका। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की। मेगास्थनीज यूनानी यात्री था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए, काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा है प्रश्न, क्या प्रश्न है? 5 मार्क्स वाले। और 5 मार्क्स वालों का आंसर आपको मालूम है 100 से 150 शब्दों के बीच में करना है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पतन हो गया, क्यों समाप्त हो गया? पतन मतलब समाप्त। तो बहुत सारा कारण है, बाढ़ आ गया, ठीक है, और बाहरी आक्रमण हो गया, ब्रह्म राक्षस, ठीक है, उसके अलावा मौसम परिवर्तन हो गया। तो बहुत सारा कारण है, कोई एक कारण नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का। इस तरह से सभी कारणों को लिख देना है। अगला है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये बताइए। तो भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसी टाइम में सबसे ज़्यादा भारत के इतिहास में मतलब डेवलप किया था, विकास किया था। ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है गुप्तकालीन पीरियड में दिखा गया, इसलिए गुप्त काल को भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड गुप्त पीरियड को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का बनता है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कभी कभी बीना बजाते हुए, सिक्कों में बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्हीं के दरबारी कवि थे कौन, मालूम है? इन्हीं के दरबारी कवि थे चरक, महर्षि चरक हो गए, आर्यभट्ट हो गए। ठीक है, नाम सुने हैं ना? बिल्कुल यही सब थे इनके। आगे देखते हैं। अब आता है ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी जो शुरू होता है आपका, यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। टोटल 6 प्रश्न हैं 15 मार्क्स वाले। ठीक है, 4 का आंसर करना है। इसमें देखते हैं तो क्या क्या है बोला गया है यहाँ पे। इसको खोल दो ना भाई, लाइन टाइन नहीं है, झूठ मूठ का काहे जोड़ रखा है यार तो यहाँ पे 15 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर करना है 500 से 600 शब्दों के बीच में। ठीक है, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो आपको 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। 3 खड़ा पन्ना मतलब 600 पेज। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न, ऋग्वेद काल की राजनीतिक और आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री जो मेजर पेपर है मैंने अपलोड किया है,
उसको भी देख लीजिएगा तो यहाँ से 75% सिलेबस उसका मैच करता है। वाई, क्यों 75%? क्योंकि हिस्ट्री मेजर पेपर का जो सिलेबस है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास शुरुआत से लेकर के मौर्य काल तक का इतिहास पढ़ना है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसमें मौर्य काल तक पढ़ना है, इसमें आपको गुप्त काल तक पढ़ना है। तो 75% जो सिलेबस है वो उसका मैच कर जाएगा। 25% इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने का है, तो वो मैं बाकी सबका करा दूंगा, ठीक है। तो ऋग्वेद काल की राजनीतिक और आर्थिक दशा का वर्णन करना है आपको कि ऋग्वेदिक पीरियड जो था उस टाइम पे लोगों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। बता दीजिएगा कि लोग गायों का पाला करते थे, ठीक है। व्यापार की जगह पे वो पशुपालन पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा भगवान बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों को लिखें कि महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से उपदेश दिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ तो बाद में आया, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ। ये सारनाथ कहाँ पे है जी? तो सारनाथ जो है वाराणसी है, वाराणसी जिला का एक शहर है, ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश में है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोधि वृक्ष, बोध गया में हुआ था। बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। और बुद्ध के पूर्व जन्म जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है अशोक की धम्म के नीति की विवेचना करें। तो सम्राट अशोक जो है, इनके समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। 1 मार्क से क्वेश्चन आता है कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी और किसके टाइम पीरियड में हुई थी। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। अशोक का धम्म क्या है? तो अशोक का धम्म मतलब होता है धर्म। अशोक का धर्म था जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये कनिष्क कौन है? ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा है कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा मतलब सबसे ग्रेट राजा कनिष्क है, ठीक है। और कनिष्क के समय से ही भारत में जो ये है, क्या बोलते हैं इसको यार, शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। ये कनिष्क के शासनकाल से शुरू होता है, ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त कौन था? सॉरी, समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त को भी पूछ सकता है या समुद्रगुप्त को भी पूछ सकता है। यार मुझे भी नींद आने लगा रे भाई। चलिए इसको अपलोड कर लूँगा, 11 बजेगा चाहे 12 बजेगा यार। अगला है हर्षवर्धन, निस्संदेह प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था, विवेचना करें। तो हर्षवर्धन, जिसके समय में चीन का यात्री वेनसांग आया था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। और पूरा का पूरा उत्तर विजय किया था यार ये। तो गुड नाइट यार, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और कल हम आपको दे देंगे इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बाय।